हेलो एस्प्रिन, वेलकम यू ऑल। सो लास्ट क्लास में जो है हमने हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर को फिनिश कर लिया है और 3 लेक्चर्स में वो चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो वो लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। इसके बाद आज की जो लेक्चर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारा नेक्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन वाले यूनिट का, पूरे यूनिट का। तो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है आज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसमें आज के ही क्लास में हम पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं वन शॉट में। तो इसके पहले जो है बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास 11th 12th के। तो इन सबको भी आप अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टार्ट करने से पहले जो है आपके लिए हेल्थ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ जो होता है सिर्फ कंप्लीटली बाहर से देखने से अगर कोई भी इंसान आपको हेल्दी दिखता है, वो फिट एंड फाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन जो है वो हेल्दी है। हेल्दी का मतलब होता है कि वो स्टेट ऑफ फिजिकल, कंप्लीट फिजिकल सोशल बिहेवियरल वेलबींग, मतलब वो पर्टिकुलर इंसान जो भी है वो फिजिकली तो फिट होना ही चाहिए, फिजिकली वो ठीक होना ही चाहिए, सोशली भी उसका जो है कैरेक्टर वगैरह सही होना चाहिए, बिहेवियर उसका सही होना चाहिए। तब उसको पर्टिकुलर इंसान को हम क्या कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी इंसान है। तो हेल्दी जो है ये एक स्टेट होता है कंप्लीट फिजिकल सोशल बिहेवियरल वेलबींग का। और यहाँ से जो है पीवाईक्यू आ चुका है, आप इसको याद रखेंगे। ये कंप्लीट होता है तीनों टर्म्स का, फिजिकल भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए और बिहेवियर भी होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका रिप्रोडक्टिवली हेल्दी जो है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पूरा पूरा हेल्दी होना चाहिए। मतलब हेल्थ का मतलब तो स्टेट होता है फिजिकल सोशल और बिहेवियरल का, और उसमें अगर रिप्रोडक्टिव टर्म लग जाता है इसका मतलब कि उसका जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स वगैरह है वो भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अब देखो, पहले बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उस प्रॉब्लम में था ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ रहा था। लैक ऑफ अवेयरनेस, किसी भी चीज़ के लिए अवेयरनेस जो है उसकी कमी थी। लोग जागरूक नहीं हो पा रहे थे उतना ज़्यादा किसी को समझ नहीं था हमारे पहले के ज़माने में। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सॉरी यहाँ पे डिजीज़ होगा, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ वगैरह होता है इसके बारे में लोग अवेयर नहीं थे। उसके बाद पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। जो है पॉपुलेशन एक्स्ट्रा अगर बढ़ेगा, ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और जो है वो भी उसकी भी कमी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्योंकि जो है अगर घर में किसी एक घर में एक जो है वो अर्निंग करने वाला है और उसमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है उसकी जो मनी है वो सिक्योर नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जाती है। इसके लिए कुछ जो है स्ट्रेटजीज जो है वो परफॉर्म किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लॉन्च द फैमिली प्लानिंग इन 1951। इस ओवर पॉपुलेशन जो है इसको ख़त्म करने के लिए जो है इंडिया जो है पहला कंट्री था टू लॉन्च द फैमिली प्लानिंग। 1951 ईस्वी में जो है फैमिली प्लानिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी। बेटर प्रोग्राम्स वेर लॉन्च लेटर कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। बाद में जाकर के जो है इसमें और बेटर प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए गए, जिसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था इसका एम क्या था, इसको क्यों लाया गया था? तो इसका एम था टू क्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके लिए दूसरों को और मतलब अवेयर करने के लिए जो है इसको लाया गया था। इसमें जो स्ट्रेटजीज फॉलो करी गई थी वो था दैट इज द क्रिएटेड ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट फॉर द अवेयरनेस। ऑडियो विजुअल यानी कि किसी रेडियो के जरिए या फिर टीवी के जरिए, इन सब जरिए से जो है ऑडियो विजुअल जो है एडवर्टाइजमेंट होती है, इसके जरिए अवेयर करना। दूसरा, अवेयरनेस अबाउट द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। स्कूल्स में जो है सेक्स एजुकेशन जो है उसको लाया जाए, उसके बारे में मतलब बच्चों को बताया जाए, तभी वो आगे जा करके अच्छा एक सिटीजन हो पाएगा। इसके बाद अवेयरनेस अबाउट द सेक्स क्राइम्स जो बढ़ते हैं उसको जो है उसके बारे में अवेयर करना। उसके बाद इक्वल राइट्स, मेल एंड फीमेल के बीच में इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करना। ये सारी स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई गई थी। सब मोड स्ट्रेटजीज जो है उसमें आता है अवेयरनेस अबाउट दी मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन होता है उसको जो मैंने आपको कल बताया था कल की क्लास में, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या क्या होती है, तो ये सब के बारे में भी अवेयर करना। अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है उसके अवेयरनेस के लिए। उसके बाद बेटर प्री नेटल पोस्ट केयर, जो प्री या पोस्ट नेटल केयर होता है प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी से पहले, ये केयर वगैरह से भी क्या हो सकता है, ये RCH प्रोग्राम जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है। मैसिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन जो है ये सब करवाना भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर स्ट्रेटजीज लाई गई थी। RCH जो है ये
डन बाय द CDRI लखनऊ के द्वारा। CDRI जो है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। डेवलप्ड नन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसका नाम है सहेली, और इसके अंदर जो है RCS प्रोग्राम के अंदर ही जो है डेवलप किया गया था एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दवाई, जिसका नाम है सहेली, और ये सहेली सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही था। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है ये परफॉर्म किया जाता है 14 to 18th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के 14 से 18th वीक में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्ट होता है टू डिटरमाइन, पहला सेक्स जो है डिटरमाइन कर सकते हैं मेल है या फीमेल है। दूसरा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, अगर वो ग्रोइंग फीटस जो है उस ग्रोइंग फिटस है उसके अंदर किसी भी तरह की अगर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, तो इसका भी पता लगा सकते हैं। इसलिए एमनियोसेंटेसिस वो टेस्ट होता है जिससे ये पता लगाया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे वो पता लगाएंगे एमनियोसेंटेसिस होता क्यों है, ये देखो। सबसे पहले क्या करते हैं कि कलेक्शन करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का अराउंड द फीटस। जो फीटस है उसके अगल बगल, मैंने आपको एमनियोटिक फ्लूइड बताया था, उसके बगल में प्रेजेंट होता है। अगर उसको हम निकालेंगे तो वहाँ से उसके एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो इसका सेक्स क्या है, और दूसरा जो है इसके अंदर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है। अब जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है एमनियोसेंटेसिस सेंटेसिस से लीडिंग टू द फीमेल फीटिसाइड एंड आर मिसयूज्ड इन इंडिया। जो इसका पता लगाना, मतलब लोग इसको बीमारी जो है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, इसको फ़ायदे के लिए लाया गया था एमनियोसेंटेसिस को, ताकि जो है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जो भी फिटस के अंदर है उसको ठीक किया जा सके। तो इसके लिए इसको लाया गया था, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन को ज़्यादा बढ़ावा मिला, और इससे क्या होगा, फीमेल की फीटिसाइड जो है, फीमेल्स अगर पता चल जाता था कि फीमेल है तो उसको मार दिया जाता था इनसाइड द वुम्ब। और द मिसयूज्ड इन इंडिया में इसका मिसयूज़ होने के कारण इसको बैन कर दिया गया इंडिया से। इसके बाद है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बारे में। द नंबर ऑफ सिमिलर स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, जो सिमिलर तरह के स्पीसीज हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, इसको पॉपुलेशन कहा जाता है। इसकी स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ईयर और उसके हिसाब से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, और ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ईयर अगर हम 1900 की बात कर ले तो वहाँ पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन और इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन, ठीक है। 2000 में 6 बिलियन हो गया वर्ल्ड का पॉपुलेशन और इंडिया का 1 बिलियन। 2011 में 7 बिलियन और 1.2 बिलियन जो है वो इंडिया का। 2024 के अकॉर्डिंग 8.1 बिलियन और 1.4 बिलियन जो है, मिलियन नहीं, 1.4 बिलियन, ये जो है हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है। इसके बाद सेंसस वो रिपोर्ट होता है, ये बेसिकली ये सेंसस रिपोर्ट ही है। सेंसस रिपोर्ट में जो है पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। तो सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1900, 2000, 2011, 2024 ये सारी चीज़ें सेंसस रिपोर्ट है, जिसमें कि पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है वर्ल्ड और इंडिया की, जो है यहाँ पे कंपेयर करके हमारे NCERT में भी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन जो होता है वो अफेक्टेड होता है बाय द, पॉपुलेशन का जो रेट होता है वो अफेक्ट हो सकता है मोर्टेलिटी रेट से, नेटेलिटी रेट से, माइग्रेशन से, इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट से और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से। अब ये क्या क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। हर एक साल 1000 इंडिविजुअल में से नंबर ऑफ डेथ कितने हो रहे हैं, मतलब पर 1000 इंडिविजुअल में से पर ईयर जो है वो कितने नंबर ऑफ डेथ हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और ये हमारी अगर डेथ हो रही है बहुत ज़्यादा तो क्या होगी कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रहा है, ये डिक्रीज करता है पॉपुलेशन को, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा होता है नेटैलिटी रेट। नेटैलिटी का मतलब होता है बर्थ, तो नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, हर एक 1000 इंडिविजुअल में कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं वो होता है नेटैलिटी रेट, और ये इंक्रीज करता है पॉपुलेशन को, क्योंकि यहाँ पे बर्थ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तीसरा हमारे पास होता है माइग्रेशन, और माइग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 2 तरह की होती है, ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन। इम माइग्रेशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन बढ़ना, बाहर से जो है आ रहे हैं। इसके बाद ई माइग्रेशन का मतलब होता है कि माइग्रेट, मतलब यहाँ के जो पीपल है वो कहीं और जाके रह रहे हैं, तो यहाँ का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसमें कि नंबर ऑफ इन्फेंट की जो डेथ है 1000 पर 1000 ईयर पर ईयर, तो ये भी जो है इसको पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसमें कि नंबर ऑफ मदर की जो डेथ होती है पर 1000 ईयर पर ईयर, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट
होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं ग्रोथ रेट की तरफ। ग्रोथ रेट जो है 2000 एंड 2011 के हिसाब से अगर हम बात कर ले तो ग्रोथ की जो रेट है अराउंड 1% ग्रोथ की रेट हुई है 2000 में। 2011 में लेस देन 2% हुई है। 17 इंडिविजुअल एडेड ऑन एवरी 1000 इंडिविजुअल, हर एक 1000 इंडिविजुअल पे 17 इंडिविजुअल जो है ऐड हुआ है। यहाँ पे लेस देन 2% इसलिए है क्योंकि 20 इंडिविजुअल जो है वो ऐड हुआ है ऑन एवरी 1000 इंडिविजुअल, तो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इसलिए लेस देन 2% जो है यहाँ पे ग्रोथ रेट बढ़ा है। तो यही दे रखा है 2000 से 2011 के बीच में। अब उसके बाद ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है इसको ओवरकम करने के लिए, इस ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है बढ़ते हुए पॉपुलेशन को ओवरकम करने के लिए जो है कुछ मेजर्स लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विद स्लोगन हम दो हमारे दो। जो स्मॉलर फैमिली, छोटे छोटे फैमिलीज हैं, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो बहुत से तरह के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उसका यूज़ कर सके। और उनको इंट्रोड्यूस कराया गया, कुछ स्लोगन से पोस्टर लगाए गए, एडवर्टाइजमेंट करा गया, हम दो हमारे दो का नारा लगवाया गया। ठीक है, उसके बाद अर्बन कपल्स जो है उसको अडॉप्ट करवाना है, दैट इज वन चाइल्ड नॉट की एक ही चाइल्ड जो है बहुत ही अच्छा है। इसके बाद स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज जो है उसमें फीमेल्स के लिए जो एज ग्रुप रखा गया है मैरिज का, उसमें मतलब बेसिकली जो चाइल्ड मैरिज जो है उसको रोकने के लिए जो फीमेल के लिए 18 ईयर्स जो है वो मैरिज का एज रखा गया और मेल्स के लिए 21 ईयर्स रखा गया, और ये हमारे पुरानी एनसीईआरटी में ये दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स पे। बर्थ को कंट्रोल करना है उसके लिए कुछ मेथड्स जो है वो हैं। तो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है ये एक तरह का मेथड होता है टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए किसी भी फीमेल को, किसी भी पार्टनर को अगर ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेथड होता है ताकि उसको रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स होते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है, आइडियल जो मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसके लिए कुछ फीचर्स होने चाहिए, आइडियल फीचर्स होने चाहिए कि वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसमें कुछ मुश्किल ना हो उसको खरीदने में, इफ़ेक्टिव होना चाहिए उसमें, जो भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसमें या तो बहुत ही कम या नहीं के बराबर ही लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद वो जो लिबिडो होता है, सेक्सुअल डिज़ायर जो होता है जिसको लिबिडो कहा जाता है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या फिर कोइटस जो होता है मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसमें भी उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तब वो एक तरह का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाएगा। अब जो बर्थ कंट्रोल की जो मेथड्स हैं यानी कॉन्ट्रासेप्शन है वो दो तरह की हो सकती है, एक टेम्परेरी होती है, दूसरी परमानेंट होती है। ये जो बर्थ की कंट्रोल है दो तरह से हो सकती है, एक टेम्परेरी जो कि रिवर्सिबल होता है, और जो परमानेंट होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जो टेम्परेरी होता है उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड है, एक एक करके सबको हम अभी पढ़ेंगे, तो पहले नाम याद रखेंगे आप। जो टेम्परेरी मेथड है, रिवर्सिबल मेथड जिसको रिवर्स किया जा सकता है, वो है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। इसके बाद कुछ हार्मोनल मेथड है इसी के अंदर, दैट इज की ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स। ये सारे जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। परमानेंट इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है सर्जिकल मेथड्स, और इसमें आता है वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। इन सब के ऊपर जो है अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल मेथड की, तो नेचुरल मेथड जो होता है इसमें ये उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि ये अवॉइड करता है, रोकता है फिजिकल मीटिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म। एग और स्पर्म को जो है फिजिकली मीट नहीं होने देता है, और यहाँ पे चांसेस जो होते हैं फेल्योर का वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और ये नेचुरल मेथड जो है वो तीन तरह का होता है। उसमें सबसे पहला है कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस, दूसरा होता है, इसको कहते हैं साइक्लिकल मेथड भी या कैलेंडर मेथड ही, दूसरा होता है क्वाइटस इंटरप्टस या फिर विथड्रॉल मेथड, और तीसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इन तीनों के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है दैट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस या साइक्लिकल मेथड, जिसको हम कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये अवॉइड करता है द सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द ओवुलेशन एंड द रिस्क पीरियड। यहाँ पे क्या करना है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस में सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है इसको क्या करना है, अवॉइड करना है, रोकना है ड्यूरिंग ओवुलेशन या फिर रिस्क पीरियड। ओवुलेशन के टाइम पे या फिर रिस्क पीरियड के टाइम में जो है इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ओवुलेशन और दूसरा रिस्क पीरियड, दोनों आपको पता होना चाहिए। देखो रिस्क पीरियड जो होता है वो 10 to 17th डे होता है, लेकिन कौन सा 10 to 17th डे, देखो सबसे पहले हमें पता है कि 14th डे पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, उसके पहले 10th डे मतलब इसके पहले 3 दिन और इसके बाद का 3 दिन, टोटल 7 दिन हो गए।
यहाँ पे 3 दिन यानी 10 to 17th डे ये रिस्क पीरियड होता है। रिस्क पीरियड इन द सेंस यहाँ पे देखो 5th डे पे यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है और यहाँ पे जाके ओव्यूलेशन होगा, यहाँ से वो सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा और यहाँ पे जाकर के कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इस दौरान यहाँ पे 14 के बाद जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहीं पे भी हो सकता है। तो ये रहता है हमारे दैट इज रिस्क पीरियड रहता है। अगर रिस्क पीरियड की हम बात कर ले तो यहाँ पे देखो रिस्क पीरियड 10 to 17th डे है। ओवुलेशन का डे अगर हम बात कर ले तो ओवुलेशन का डे जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में से अगर हम 14 को माइनस करते हैं तो ओवुलेशन का डे अगर हमें पता चल जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक फीमेल है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 दिन का है। 30 दिन में हर 30 दिन पे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है। अब उसमें अगर हमें ओव्यूलेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 दिन का, वो 30 माइनस 14 माइनस करेंगे तो 16th डे पे उसका क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। अब इसमें जो रिस्क पीरियड होता है वो उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, वो उसका रिस्क पीरियड होता है, वहाँ पे एकदम अच्छे से अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। तो 13 मतलब 16 से पहले जो है 3 वो 13 हो गया, उसके बाद 3 19th हो गया। तो 13 से लेकर 19th डे जो होता है वो उसका रिस्क पीरियड होता है और ये वेरी करता है हर एक फीमेल के अंदर, ये वेरी करेगा क्योंकि ओवुलेशन का डे भी जो होता है वो वेरी करता है। इसके बाद दूसरा है हमारे पास इसमें कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि यहाँ पे कोइटस जो हो रहा है इंटरकोर्स उसको इंटरप्ट करना है। इंटरप्ट कैसे करना है, रोकना कैसे है? मेल्स पुल्स आउट और विथड्रॉज, निकाल लेते हैं और विथड्रॉ कर लेते हैं देयर पेनिस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन। जब सीमेन की इजैकुलेशन होनी है उससे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर से अगर पेनिस को निकाला जा सकता है, विथड्रॉ किया जा सकता है, पुल्स आउट किया जा सकता है, तो उसी को कहते हैं कोइटस इंटरप्टस और ये एक तरह का बहुत ही रिस्की मेथड होता है। तीसरा मेथड होता है दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया वो चीज़ होती है जिसमें कि सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ होता है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला स्टेज होता है प्रेगनेंसी के डिलीवरी के तुरंत बाद जो है वो लैक्टेशनल वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ रहता है। ये वेरी भी कर सकता है लेकिन 6 मंथ जो होता है ये उसका ब्रेस्ट फीडिंग वाला स्टेज रहता है और यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो सेफ रहता है। माना जाता है कि सेफ होता है लेकिन 100% जो है नेचुरल वाला जो होता है 100% जो है वो सेफ नहीं रहता है कोई भी मेथड। इसके बाद जो है हमारे पास आता है दूसरा दैट इज बैरियर मेथड। बैरियर में किसी न किसी तरह का बैरियर लगाएगा। ये वो डिवाइसेस होता है जो कि प्रिवेंट करता है ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। यहाँ पे फिजिकली उसको मीट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बैरियर मेथड जो है उसमें ओवम और स्पर्म जो है उसको फिजिकली मीट नहीं करने दिया जाएगा और यहाँ पे सेल्फ इंसर्टेड होता है ये और ऑफर्स प्राइवेसी टू यूजर्स। यहाँ पे प्राइवेसी भी देता है यूजर्स को, वो प्राइवेटली इसको यूज कर सकते हैं। ये सेल्फ इंसर्टेड होता है, खुद से इसको इंसर्ट किया जा सकता है, खुद से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें 2 तरह का होता है बैरियर मेथड। एक फिजिकल बैरियर हो सकता है, दूसरा केमिकल बैरियर हो सकता है। फिजिकल बैरियर जो है मेल के अंदर की बात कर ले तो यहाँ पे कॉन्डोम होता है और फीमेल की बात कर ले तो यहाँ पे कॉन्डोम, डायफ्रागम, वॉल्ट्स और सर्वाइकल कैप भी होता है। तो फीमेल के अंदर कॉन्डोम, डायफ्रागम, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप ये सारी चीज़ें फीमेल्स के अंदर होगी फिजिकल बैरियर में। मेल्स के अंदर सिर्फ कॉन्डोम होता है। केमिकल बैरियर की बात कर ले तो यहाँ पे केमिकल बैरियर में स्पर्मिसाइडल जेलीज और क्रीम्स वगैरह भी अप्लाई किया जा सकता है ताकि उसकी एफिशिएंसी जो होता है उसको बढ़ा सके। मतलब कॉन्डोम के साथ साथ जो है ये केमिकल बैरियर का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। स्पर्मिसाइडल जेलीज या क्रीम्स वगैरह होते हैं जो कि लगाए जाते हैं। स्पर्मिसाइडल जेलीज, स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को साइडल मतलब किल, यानी कि जो वो जेलीज जो कि स्पर्म को किल करेंगे वो तरह का जेली जो है वो कॉन्डोम के ऊपर भी लगाया जा सकता है ताकि उसकी एफिशिएंसी को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी ये लगाया जा सकता है। इसके बाद जो है कॉन्डोम की अगर हम बात करें तो ये इस पर क्वेश्चन आता है कि ये रबर या लेटेक्स का बनता है। ये प्रिवेंट करता है मीटिंग ऑफ द स्पर्म विथ ओवा। स्पर्म और ओवा जो है उसकी मीटिंग को ये रोकता है। इसकी स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होती है, मैंने अभी आपको बताया है। नॉन रीयूजेबल होता है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं इसको। ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसको रोकने का काम यही एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करता है। उसके बाद निरोध एक तरह का कॉमनली यूज्ड ब्रांड है कॉन्डम का, हमारे इंडिया में निरोध के नाम से ये जो है फेमस है। इसके बाद फीमेल कॉन्डम जो है उसको कहा जाता है फेमीडोम।
नेक्स्ट हमारे पास जो फीमेल्स के अंदर है वो है डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स। ये बनता है रबर का, और ये कवर करता है सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ये क्या करता है, हमारे जो सर्विक्स होता है उसको ये क्या करता है, कवर करके रखता है। डायफ्रागम का मेन काम यही होता है। इसके बाद ये रीयूजेबल होता है। कॉन्डोम रीयूजेबल नहीं होता है, लेकिन ये जो है रीयूजेबल हो सकता है। इसको वॉश करके फिर से यूज किया जा सकता है। डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसटीडीज। ये प्रोटेक्ट नहीं करता है, एसटीडी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उससे ये प्रोटेक्ट नहीं करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में यूज किया जाता है। इसके बाद स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम्स और क्रीम्स जो होते हैं ये किल करते हैं द स्पर्म बाय क्रिएटिंग एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच क्रिएट कर देता है और ये स्पर्म को क्या कर देता है, किल कर देता है। उसके अंदर यूज्ड अलोंग विद द बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है ये बैरियर मेथड्स के साथ साथ इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास दैट इज आईयूडीज, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस जो होते हैं दीज आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का है वो आईयूडीज होता है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ये प्लेस किया जाता है इनसाइड द फीमेल यूटरस बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्सेज। एक्सपर्ट जो डॉक्टर या नर्सेज वगैरह होते हैं उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है इनसाइड द फीमेल की यूटरस के अंदर। फीमेल का जो यूट्रस होता है वो उसके अंदर इसको प्लेस किया जाता है, और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फॉर दोज हु वांट्स गैप या स्पेस बिटवीन किड्स। अगर एक बच्चा है उसके बाद अगर स्पेस लेना है, गैप लेना है, तो ये एक तरह का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जिसको गैप या स्पेस चाहिए किड्स के बीच में। हेल्प्स इन द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म की जो फेगोसाइटोसिस होती है, मतलब कि ये जो आयोडीज होता है ये क्या करता है, ये स्पर्म को किल कर देता है। किलिंग इफेक्ट इसके पास होती है, फेगोसाइटोसिस कर देता है ये स्पर्म का। अब ये जो इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस होती है ये दो तरह की हो सकती है। एक होती है नॉन मेडिकेटेड और दूसरी होती है मेडिकेटेड। जो नॉन मेडिकेटेड होता है उसका एग्जांपल है लिपीज लूप, और यहाँ से बहुत बार पीवाईक्यूज आ चुका है, आगे भी आएगा क्योंकि हमेशा आया है इससे। नॉन मेडिकेटेड में लिपी लूप आप याद रखेंगे। दूसरा मेडिकेटेड जो होता है इसमें एक होता है कॉपर रिलीजिंग, दूसरा होता है हार्मोनल। मेडिकेटेड में कॉपर रिलीजिंग की अगर हम बात करें तो कॉपर रिलीजिंग में एग्जांपल आपको याद रखना है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। इसके बाद अगर हार्मोनल है वो, तो उसमें आता है LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, ये दोनों हार्मोनल है, हार्मोन रिलीज करते हैं। जो हार्मोनल होते हैं वो रिलीज करते हैं इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये जो होता है कॉपर रिलीजिंग वो कॉपर आयन जो है वो रिलीज करता है। दोनों का फंक्शन क्या क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉपर रिलीजिंग की बात करें तो ये इसका काम होता है कि ये स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, जो स्पर्म की मूवमेंट होती है, फास्ट जो विग्रस मोटिलिटी शो करता है स्पर्म, उसको क्या कर देता है, ये रोक देता है। कॉपर आयन यही काम करता है। दूसरा जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है, अगर वो मोटिलिटी उसका काफी तेज से बढ़ा हुआ है, अगर कोई एक ऐसा स्पर्म निकलेगा जिसपे ये इफेक्ट नहीं काम करेगा, तो ये अगर मोटाइल हो भी गया, आगे से बढ़ भी गया आगे, तो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होता है उसको ये रोक देता है। तो दो काम होता है इसका कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देगा, दूसरा ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होता है स्पर्म का उसको भी ये रोक देता है। इसके बाद इसका बात करें अगर हम हार्मोनल का, तो हार्मोनल जो होता है यहाँ से ये रिलीज होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन जो यहाँ से रिलीज होंगे LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट से जो हार्मोन निकलते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। इनका मेन काम होता है कि ये इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है। किसी न किसी तरह से ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशंस की वजह से यहाँ पे जो यूट्रस होता है वो अनसुटेबल हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई है तब भी जाके इम्प्लांटेशन रुक जाएगी, और इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो जो है वो फीमेल वो है कंसीव नहीं कर पाएगी। दूसरा, ये जो है सर्विक्स जो होता है उसको हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए। वहां तक जाते जाते उसकी कंडीशन ऐसी कर देती है कि वहां पे जाके जो है स्पर्म उसको, मतलब सर्विक्स की जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक कर देता है, और वहां पे जाके सारा का सारा स्पर्म जो होता है वो फंस जाता है। तो ये हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इसका काम होता है। इसके बाद बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इसको ओरली लिया जाता है, और ये पिल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। पिल्स की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेरॉइडल पिल्स होते हैं, कुछ नॉन स्टेरॉइडल पिल्स हैं। नॉन स्टेरॉइडल जो है वो CDRI लखनऊ के द्वारा बनाया गया था। सहेली जिसका नाम था वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो सहेली नॉन स्टेरॉइडल होता है, यहाँ से बहुत बार PYQ आ चुका है, आप इसको याद रखेंगे। तो नॉन स्टेरॉइडल जो है ये सहेली है। स्टेरॉइडल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे ये ओरल पिल्स होते हैं, कुछ ओरल पिल्स प्रोजेस्टेरॉन वाले और कुछ ओरल पिल्स जो होते हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन वाले। तो स्टेरॉइडल में दो, एक ओरल पिल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहता है, और एक ओरल पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों रहता है। दोनों का अलग अलग नाम होता है। हमारे NCERT में उतना दे नहीं रखा, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन जो है ये आप याद रखेंगे, कुछ प्रोजेस्टेरॉन वाले होते हैं, कुछ एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं ओरल पीस में
के आगे तो ओरल स्पील्स में है दैट इज स्टार्ट्स ऑन द 3 to 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 3 से 5 मान लें कि मेंस्ट्रुएशन जो है सेकेंड फिफ्थ मान लेते हैं कि फर्स्ट डे जो होता है मंथ का फर्स्ट डे वहाँ पे पीरियड आया है और फर्स्ट से लेके फिफ्थ डे जो है उस बीच में कहीं पे भी वो क्या कर सकती है, वो फीमेल जो है उसको स्टार्ट कर सकती है उस पिल्स को, उस दवाई को लेना। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूड फॉर 20 डेज, उसके बाद से वो 21 दिन तक पूरा लगातार लेगी। देन आफ्टर 7 गैप इज गिवन इन विच नो पिल्स आर कंज्यूम, देन अगेंस्ट 21 डेज साइकिल रिपीट्स। इसके बाद जो है वहाँ पे 21 डेज तक वो लेगी, उसके बाद 7 दिन वहाँ पे गैप होगा और 7 दिन जो गैप होता है वो वही पीरियड के बाद वाला आगे पीछे वही डेट होता है, मतलब 21 दिन तक लेना है, उसके बाद से 7 दिन नहीं लेना है। और 7 दिन वाला में जो अब जो है वहाँ पे आयरन की जो कैप्सूल्स वगैरह होती है वो दी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है सहेली जो होता है ये डेवलप होता है, डेवलप किया गया था बाय CDRR लखनऊ के द्वारा और ये एक तरह का वंस अ वीक पिल होता है, वीक में एक ही बार लेना होता है और ये फीमेल्स के लिए होता है सहेली। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर ले तो इसमें ये काम कैसे करता है सहेली, ये ब्लॉक कर देता है इस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट इन इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में इस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है सहेली, फर्दर कॉजेज नो इम्प्लांटेशन। और अगर इस्ट्रोजन की जो है अगर रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगी तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन कैसे हो पाएगी, इंडोमेट्रियम उसकी रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक कर देता है ये सहेली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जो होते हैं, इम्प्लांट जो होते हैं ये सिलिकॉन बेस्ड होते हैं और ये रिलीज करता है दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज करेगा इम्प्लांट। ये इंसर्ट किया जाता है सबडर्मली इनसाइड स्किन, डर्मल का मतलब होता है स्किन, तो ये स्किन के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। जो आर्म होती है फीमेल्स की आर्म वहाँ पे जो है इसको इंसर्ट किया जाता है डर्मिस के अंदर, स्किन के अंदर। ड्यूरेशन इसका 5 से 6 साल होता है। ठीक है, इसको निकाला भी जा सकता है अगर बीच में चाहे कोई फीमेल चाहे कि इसको बीच में निकाला जा सके। और ये धीरे धीरे क्या होता है इम्प्लांट्स में कि इसके अंदर जो वो डाला जाता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में होता है और जब इसको सिलिकॉन बेस्ड को इसको डाला जाता है उसके अंदर सबडर्मल स्किन के अंदर जो है वो अगर इसको इंसर्ट किया जाता है तो उसको फिर बीच में अगर वो चाहे कि वो फिर से कंसीव होना चाहती है तो फिर उसको वो निकाल भी सकती है। तो इसका ड्यूरेशन मेनली 5 से 6 साल का होता है। ठीक है, उसके बाद और धीरे धीरे क्या होता है उसमें से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो निकलता रहता है और फिर वो उसमें कंसीव फिर नहीं होता है, मतलब अगर कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो उसके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट होता है। इनहिबिट करता है ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन को, ओवुलेशन को भी और इम्प्लांटेशन को, ओवुलेशन भी नहीं होने देता है और दूसरा इम्प्लांटेशन जो होता है उसको भी ये रोक देता है ये इम्प्लांट्स। इसके बाद ये अल्टर कर देता है द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्म वहां तक पहुंच भी गया है तो सर्वाइकल म्यूकस को ये क्या कर देता है, थिक कर देता है, जिसके वजह से वहां पे स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल का भी वही सेम काम होता है जो उसमें मैंने अभी हमने आपको बताया है, ये सेम पिल्स की तरह होता है और गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। पिल्स की तरह ही सेम फंक्शन होता है लेकिन ये जो है इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है और यहाँ से भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो निकलते रहते हैं इंजेक्शन जब दिया जाता है। इसके बाद परमानेंट मेथड की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे मैंने आपको सर्जिकल मेथड बताया है जिसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा गया है। इसमें 2 तरह का है, ये वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। जो वेसेक्टमी होता है ये मेल्स के केस में होता है और ट्यूबेक्टमी जो है फीमेल्स के केस में होता है। जो वेसेक्टमी होता है इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है स्पर्म का उसको रोकता है। ट्यूबेक्टमी जो होता है इसमें ओवा का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। कैसे रुकेगा, सबसे पहले जो हमारे टेस्टिस से जो निकलता है वास डिफरेंस, एपिडाइडेमिस के बाद जो वास डिफरेंस निकलता है जो वहां तक स्पर्म ले जाता है ऊपर की तरफ, फिर वहां से इजैकुलेटरी डक्ट में जो खुलता है तो वो जो वास डिफरेंस होता है उसको कट किया जाता है और फिर उसको टाई किया जाता है। पहले कट किया जाता है फिर ऊपर नीचे दोनों को ऐसे टाई कर दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो रुक जाएगी। फिलोपियन ट्यूब जो होती है ट्यूबेक्टमी के केस में फिलोपियन ट्यूब जो होता है उसको कट किया जाता है, उसको टाई किया जाता है तो वहाँ पे ओवा का ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगा। इंसीजन जो है कट लगाया जाता है, इंसीजन का मतलब होता है कट लगाया जाता है स्क्रोटम में या फिर एब्डोमेन पे वैसेक्टमी के केस में, और ट्यूबेक्टमी जो है इसमें एब्डोमेन पे जो है इंसीजन या फिर कट लगाया जाता है। अब ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक होता है नोजिया। नोजिया जो है अगर वोमिटिंग आ रही है उस फीलिंग को कहते हैं हम नोजिया। दूसरा वोमिटिंग भी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है और हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो भी हो सकता है। तो ये सारे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स को के। इसके बाद इमरजेंसी मेथड्स की अगर हम बात करें, इमरजेंसी कुछ मेथड होते हैं जो कि यूज होता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी या रेप। अगर इमरजेंसी है या फिर रेप हुआ है तो उस केस में इमरजेंसी मेथड का यूज किया जाता है। केसेस है अगर इफ अवेयरनेस अबाउट द सीमेन इन यूट्रस इज विद इन 72 आवर। अगर कोई फीमेल है और उसको
अगर पहला तो उसका या तो उसका रेप हुआ है, दूसरा अगर वो चाहती है कि वो कंसीव ना करे, अगर गलती से भी जो है वो उसमें हो चुका है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है और विद इन 72 आवर्स उसमें सीमेन उसके यूट्रस में प्रेजेंट है और 72 आवर्स के अंदर में ही अगर वो डॉक्टर के पास जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे भी ये इमरजेंसी मेथड जो है वो अप्लाई हो सकता है। दूसरा अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर उसको फीमेल को वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस केस में भी जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है। ये देखो आईपीएल और अनवांटेड 72 जो होता है कैन बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके 72 घंटे के अंदर जो है आईपीएल्स या अनवांटेड 72 के नाम से जो है पिल आता है वो दिया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। और एमटीपी जो होता है, एमटीपी या अबॉर्शन जो होता है जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, ये अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है और वो कुछ वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, 72 आवर्स के बाद की अगर हम बात करें तो उस पर एमटीपीज जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है, अबॉर्शन परफॉर्म किया जाता है। एमटीपीज के ऊपर बात कर लेते हैं। एमटीपीज बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमटीपी जो है यूज इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी और समटाइम्स इंटेंशनली, कभी कभी इंटेंशनली भी अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है या अनवांटेड प्रेगनेंसी है, रेप केस है, इसमें भी हो सकता है। रेप केस भी वैसे नहीं ही, लेकिन अगर जो है बाद में जाकर के पता चलता है तो उस केस में भी इसको क्या किया जाता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, हटाने के लिए जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लगाया जाता है। इसमें अराउंड 45 से 50 मिलियन एमटीपीज जो होता है वो परफॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड, विच मीन्स 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी कंसीव्ड। हर एक साल जो है जितना प्रेगनेंसी कंसीव होता है हर एक साल उसका 45 से 50 मिलियन एमटीपी जो है परफॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जो कि 1/5 होता है टोटल प्रेगनेंसी का। हमारे इंडिया में जो है एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया था 1971 में और मॉडिफाइड एमटीपी जो है उसका अमेंडमेंट लाया गया था 2017 में। ये कब कब हो सकता है, एमटीपी कब कब किया जा सकता है, अगर फीटस के पास किसी भी तरह का जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, किसी भी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम है उस फीटस को, तब किया जा सकता है। रेप के केस में ये किया जा सकता है। इन केस ऑफ इंटेंशनल प्रेगनेंसी, अगर इंटेंशन बिना किसी इंटेंशन से अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उस केस में ये किया जा सकता है। इफ फिटस कॉजिंग मैटरनल ऑर्गन इंजरी, अगर मैटरनल माँ की जो ऑर्गन है उसको अगर किसी भी तरह का इंजरी होने वाला है उस फिटस से, तब यहाँ पे एमटीपी किया जा सकता है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक केस आता है जिसमें कि फीटस डेवलप हो जाता है इन द फेलोपियन ट्यूब रेदर देन यूट्रस। यूट्रस के अलावा वहाँ पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन फीटस का डेवलपमेंट जो है, इम्प्लांटेशन अगर जो है फेलोपियन ट्यूब में हो गया है यूट्रस के बजाय, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके बाद है कि एमटीपीज कैन बी डन ड्यूरिंग फर्स्ट, इट इज सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट टू 3 मंथ जो होता है, यहाँ पे सेफ तरह का एमटीपी परफॉर्म किया जाता है और यहाँ पे परमिशन लिया जाता है। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड होता है अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक का है, लेकिन अगर फर्स्ट टू सेकेंड ट्राइमेस्टर का है तो वहाँ पे ये एक सेफ पीरियड नहीं माना जाता है। यहाँ पे 2 जो है आरएमपी यानी कि मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसका ज़रूरत होता है अगर वो सेकेंड ट्राइमेस्टर का है तो वो फीटस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर, और ये वो एज ग्रुप होता है जिसमें कि हाई चांसेस, हाई इंसिडेंसेस आते हैं, रिपोर्ट आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। वो है होता है 15 to 20 ईयर्स ऑफ एज जो होता है, ये हाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाला रिपोर्टेड एज होता है। इसके बाद कैटेगरी और डिजीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज़ की बात कर ले तो इसमें आता है गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस, ये तीनों जो होता है वो बैक्टीरियल होता है। प्रोटोजोन की बात कर ले तो प्रोटोजोन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसमें आता है ट्राइकोमोनियासिस। वायरल की बात कर ले तो वायरल में आता है जेनेटल हर्पीज, जेनेटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ठीक है। आपको तीनों का कैटेगरी और उसका नाम याद होना चाहिए। कुछ जो एसटीडीज होते हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होता है, और यहाँ से बहुत बार PYQ आ चुका है, आप इसको याद रखेंगे कि कुछ जो एसटीडीज होते हैं कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होता है, जैसे कि एड्स की बात कर ले, हेपेटाइटिस बी की बात कर ले और जेनेटल हर्पीज की बात कर ले, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एड्स या फिर HIV जो होता है वो स्प्रेड कैसे हो सकता है। पहला तो मदर से फीटस में वो जा सकता है थ्रू द प्लेसेंटा से, उसमें वो ट्रैवल कर सकता है उसके ब्लड से। दूसरा शेयरिंग जो होता है, नीडल्स की जो शेयरिंग होती है वहाँ से भी हो सकता है। तीसरा जो है थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मल्टीपल पार्टनर, अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ जो है इंटरकोर्स हो चुका है तो उस केस में भी जो है HIV स्प्रेड हो सकता है। ब्लड की ट्रांसफ्यूजन जो होती है उसमें भी ये हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एसटीडी, एसटीडी जो है उसका साइंस और सिम्टम्स क्या होता है, 2 तरह की साइंस हो सकती है, अर्ली साइंस और लेट साइंस। अगर हम बात करें यहाँ पे अर्ली साइंस की तो यहाँ पे अर्ली में हो सकता है ईचिंग हो सकता है,
उसके बाद फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। जो जेनाइटल एरियाज होते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एसटीडीज वो जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें अर्ली में ईचिंग वगैरह हो सकता है, वहाँ से कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। ये सारे जो है साइंस होते हैं अर्ली साइंस। लेट की अगर हम बात करें तो उसमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब जो बच्चा होगा वो मरा हुआ पैदा लेगा, तो ये लेट इसका सिम्टम्स होता है। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है फीमेल के केस में, कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी का केस भी आ सकता है इसमें एसटीडीज में। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस एसटीडी को रोकने के लिए जो प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं वो है यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद अवॉइड द शेयरिंग नीडल्स, जो नीडल्स वगैरह होता है उसकी जो शेयरिंग, जब इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है तो वहाँ पे जो है नीडल्स जो है उसको साफ किया जाता है, इसको स्टेरिलाइज किया जाता है, बिकॉज क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्या है, वो ट्रांसमिट हो सके। तो ये हो सकता है। तीसरा जो है हमारे पास दैट इज अवॉइड हैविंग इंटरकोर्स विद द मल्टीपल पार्टनर, जो है उसके मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स जो है उसको भी अवॉइड करना है। कंसल्ट अगर हमें थोड़ा सा भी ऐसा शक हो रहा है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ये सारी तरह के जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ईचिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अगर पता चल रही है हमें, तो हमें एक गुड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बहुत ही जल्दी में। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी वो केस होता है जिसमें कि फेल्यूर टू अचीव प्रेगनेंसी इवन आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। रेगुलरली अगर 2 साल तक, 1 से 2 साल तक अगर जो है अनप्रोटेक्टेड, बिना किसी कॉन्डम, बिना किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स लगातार हो रहे हैं और फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है वो लेडी, तो उसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी केस। इनफर्टिलिटी जो होता है इसमें रीजंस हो सकते हैं कि उसको बीमारी हो सकता है, किसी भी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। और ये इनफर्टिलिटी मेल्स और फीमेल्स दोनों के ही केस में हो सकता है। पहला है मेल्स की बात कर ले तो इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है कि पेनिस इरेक्टाइल ही नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से मेल्स में ये केस आता है। अगर स्पर्म का काउंट कम है तो उसके वजह से भी ये इनफर्टिलिटी केस आ सकता है। तीसरा जो है स्पर्म की मोटिलिटी अगर कम है तो उससे भी हो सकता है। फीमेल्स में अगर ओवा का प्रोडक्शन जो है वो हार्म पीरियड में हो रहा है, ओवा का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसके बाद फिमरी जो है उस ओवा को कैच ही नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी भी जो है वो इनफर्टिलिटी की केसेस होती है। इसके बाद इसमें कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये जो इनफर्टिलिटी वाला केस है इसमें कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है वो लाया गया ताकि इसको ओवरकम किया जा सके, इस प्रॉब्लम को सुधारा जा सके। इनफर्टिलिटी वाले प्रॉब्लम को सही करने के लिए जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को लाया गया। ये 2 तरह की हो सकती है, इन विट्रो हो सकती है और इन विवो हो सकती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं हम, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जो है लैब में या ग्लास ट्यूब जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है। इन विवो जो होता है जिसमें कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, और ये 2 तरह का होता है इन विवो, जिफ्ट होता है और एआई होता है, मतलब सॉरी गिफ्ट होता है और एआई होता है। और इन विट्रो जो होता है ये जिफ्ट होता है और आईसीएसआई होता है। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं कि जिफ्ट जो होता है ये होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है ये एक तरह का टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है, जिसमें कि क्या किया जाता है, हस्बैंड जो होता है उसका स्पर्म, वाइफ का ओवम, उसको फर्टिलाइज किया जाता है लैब में या फिर उसको ग्लास ट्यूब के अंदर बाहर जो है आउटसाइड बॉडी जो है उसको फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद अब उसको जो है वाइफ के अंदर डालना है, तो वाइफ के अंदर 2 स्टेज में हम डाल सकते हैं। अगर जाइगोट जो है वो लेस देन 8 सेल स्टेज का है और वहाँ पे ही अगर हमें उसके फीमेल के अंदर को डालना है तो वहां पे जो है ट्रांसफर किया जाता है उसके फेलोपियन ट्यूब में। अगर 8 सेल स्टेज जो है मतलब मोडुला स्टेज जो है उससे अगर कम है तो उसको वहां पे डाल दिया जाता है। लेकिन अगर जाइगोट जो है मोर देन 8 सेल स्टेज है, 8 सेल वाले स्टेज से अगर ज्यादा है तो उसको यूट्रस जो होता है उसके अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा हमारे पास है दैट इज आईसीएसआई, ये भी एक तरह का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो है ओवा फ्रॉम फीमेल डोनर या फिर वाइफ टेकन आउट एंड स्पर्म न्यूक्लियस इज टेकन आउट वाया माइक्रो इंजेक्शन एंड ट्रांसफर इनटू द ओवा। ओवा जो होता है उसको निकाला जाता है फ्रॉम फीमेल डोनर या फिर वाइफ जो है उसमें से ओवा निकालेंगे, उसको बाहर लाएंगे और स्पर्म जो होता है उसका न्यूक्लियस बाहर निकालेंगे आउट वाया द माइक्रो इंजेक्शन से स्पर्म का न्यूक्लियस निकालेंगे बाहर और उसको ट्रांसफर करेंगे फिर हम ओवा के अंदर। इसके बाद है हमारे पास दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इसको हम गिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे फीमेल्स जो होती हैं हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम, वो फीमेल जो
ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फिटस। वो क्या करती है, किसी दूसरे फीमेल जो है उसका सहायता लेती है, कोई दूसरी फीमेल डोनर होगी जो कि उसको क्या करेगी, दैट इज अपना ओवम देगी। तो यहाँ पे जो है ओवा फ्रॉम द फीमेल डोनर इज टेकन एंड इम्प्लांटेड इन फीमेल वाइफ या इनफर्टाइल जो बॉडी। अगर कोई लेडी है जिसमें वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन वो सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है फीटस के ग्रो के लिए, तो वहाँ पे किसी दूसरी फीमेल जो है उसका ओवम जो है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई जो होता है मेल्स के केस में हैविंग द स्पर्म इमोबिलिटी। अगर स्पर्म में इमोबिलिटी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या लेस स्पर्म काउंट है, ये सब तरह का अगर प्रॉब्लम है मेल के अंदर, तो यहाँ पे स्पर्म जो है उसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द हस्बैंड डोनर। हस्बैंड जो डोनर है उससे उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको फीमेल यूट्रस की कैविटी जो है उसके अंदर इसको डाला जाता है। ठीक है, इसको हम IUI भी कहते हैं, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, क्योंकि यूट्रस के अंदर इसको क्या कर रहे हैं, इंसेमिनेट करेंगे उसके स्पर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हुआ और मैंने हर एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी को उसको कवर किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है पूरा लेक्चर समझ में आया है। आप नोट्स के लिए हैंड रिटन नोट्स रहते हैं तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मे बी इवोल्यूशन या फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इन दोनों चैप्टर में से एक जो है हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद ये दोनों चैप्टर के बाद हमारा पूरा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।